हर साल की तरह इस साल भी बच्चन साहब के लिए खुशियों से भरा हुआ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस साल एक तो बच्चन साहब को एक तो नेशनल अवार्ड मिला, उसके अलावा फिर अभिषेक एज अ प्रोड्यूसर बहुत सक्सेस होकर बाहर आया है, उनका एक नया चेहरा। और उसके अलावा केबीसी, और उसके अलावा सर का बर्थडे। सर इतनी सारी शुभकामनाएं, इतनी ज़्यादा जी मुबारकबाद जी। आपको। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम द्वारा इतनी सारी आपने हमें शुभकामनाएं दी हैं। और क्या कहें, आभार मानता हूं मैं सबका, देश की जो जनता है उनका आभार मानता हूं कि उनका स्नेह प्यार हमेशा बना रहा है और उन्हीं की वजह से हम आज जीवित हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे सर आज बातचीत की कि बाप की सबसे बड़ी खुशी की बात है जब उसके बेटे के बारे में बात हो और सक्सेस की उसकी बात हो। जी। तो ये बताइए सर, किस कदर खुशी है कि अभिषेक का एक नया रूप सबको। हाँ, ये इस बात की ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि पाक को प्रोड्यूस करने का निर्णय जो था वो अभिषेक का था। और जब हम लोगों ने कहानी सुनी तो मुझे तो पसंद थी ही, और मैंने बाल्की से कहा कि हम इसे करना चाहेंगे। लेकिन जब उन्होंने बात की अभिषेक की तो अभिषेक ने भी कहानी सुनी और उन्होंने निर्णय लिया कि इस फिल्म को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि अभिषेक और मैं एक साथ काम कर रहे हैं उसमें। और फिर उन्होंने जो निर्णय लिया वो ये कि इसे हम एक लिमिटेड बजट में बनाएंगे और यदि इससे ऊपर गई तो फिर हम इसको अपना संबंध जो है इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। और ये तो कहना ही पड़ेगा कि हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल नियमित तौर से इसको फिल्म को बजट में ही बनाया और पहले हफ्ते ही में हमें प्रॉफिट हो गया। साथ साथ इसके जो हमें फिल्म देखने के बाद जो क्रिटिक्स का जो एक अक्लेम मिला, हमें जो उसकी तारीफ़ हुई, उससे दुगनी खुशी हुई। फिर जब नेशनल अवार्ड्स की बात हुई तो अभिषेक कहीं दूर शूटिंग कर रहे थे, उनका फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि बस आधे घंटे में या 1 घंटे में नेशनल अवार्ड्स की घोषणा होने वाली है और ऐसा लग रहा है मीडिया के से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो शायद आपको इसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलने वाला है। मैंने कहा ठीक है। मैं उस समय दोपहर को थोड़ा सा आराम कर रहा था। मैंने कहा जब पता चले तो हमें उठा देना। उसको सर को मैं सो गया। फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बधाई हो आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। मैंने कहा धन्यवाद। उसके बाद फ़ोन रख दिया, फिर सो गया। आधे घंटे बाद फिर जया आई और उन्होंने बताया कि पाक को 4 नॉमिनेशंस हुए थे और 4 पुरस्कार दिए गए हैं। उसमें अभिषेक जो है उनको बेस्ट फिल्म यानी प्रोड्यूसर के तौर पे बेस्ट फिल्म ही मिला है। तो हमारी खुशी जो थी वो दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपसे कहा अभिषेक का निर्णय था। और जब भी संतान जो है अच्छा काम करती, जैसा आपने अभी कहा, कहीं ना कहीं बड़ा गर्व होता है, खुशी होती है। हम सब बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। सर जैसे आपने एक चीज़ बोली, बजट की बात करी, तो क्या आपको ये बजट देखना पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं। कुछ बजट इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि अब देखा यह गया है कि इधर जो ज़्यादा महंगी तस्वीरें हैं और जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उतनी मार्केट में गुंजाइश नहीं है कि उससे वो पैसा रिकवर हो सके। और ऐसा माना जाता है, मैं सुनता हूँ मार्केट से, कि बजट फेल होता है, फिल्म फेल नहीं होती। तो हमने जानबूझ करके ये कहा था कि हम इसे लिमिटेड बजट में रखेंगे। भले अपने आप में से थोड़ी सी अपनी तनख्वाह जो है उसे कम करना पड़े या कॉस्ट कटिंग करनी पड़े, लेकिन फिल्म अच्छी बननी चाहिए। कहीं भी आपको फिल्म के अंदर ये नहीं लगेगा कि हमने गुंजाइश की हो उसके बनाने में, और उसको बनाया और उससे हमें तसल्ली हुई। हम दूसरी बात करते हैं आपके अवार्ड्स की। तो याद है मेरे ख्याल से आप जब पहला लुक जब अनवेल हुआ था तो आपके पास बहुत सारे मैसेज गए थे मीडिया से, और ये भी एक जगह पर कहा गया था कि लग रहा है इस बार जो है नेशनल अवार्ड आप ही को है। अब हम किसी अवार्ड जीतने के इरादे से तो काम करते नहीं हैं। ये आप लोगों का ये उदारता है कि आपने ऐसा सोचा कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन उस समय हमारे मन के अंदर ये केवल था कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं, किरदार जो हमको मिला है उसको सही ढंग से निभा सकें। बाकी अगर कोई संस्था हमें एक पुरस्कार देना चाहती तो हम उसका स्वीकार करते हैं, बड़ी विनम्रतापूर्वक उसे हम एक्सेप्ट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सर अभी जो अभिषेक की जो एक नई पारी शुरू हुई है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि हाँ लग रहा है कि मतलब एक और उनके सपोर्टिंग उनका हो गया, एज अ प्रोड्यूसर भी आ गए हैं वो? तो जीवन है और ये हमारा काम है, ये हमारा व्यवसाय है, इसमें उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। अभिषेक 5-6 फिल्में अभी कर रहे हैं और सब अच्छे बनाने वालों के साथ हैं। उसमें आशुतोष गोवारिकर हैं, रोहन सिप्पी हैं, राजकुमार संतोषी हैं, अब्बास मस्तान हैं,
अनीस बज़मी हैं, राम गोपाल वर्मा हैं। तो काम तो चलता रहेगा और आगे चल के देखेंगे क्या होता है उनके भाग्य में। क्या अभी तक कोई स्क्रिप्ट ऐसी आ गई जहाँ पे आप चारों एक साथ नजर आए हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कुछ नहीं। अभी तक ऐसा नहीं आया, क्योंकि कई साल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी जी, कि कोई स्क्रिप्ट आ रही है, ऐसी नहीं आ रही है। नहीं अभी कुछ ऐसा। सर तो एक चीज़ और भी है कि कौन बनेगा करोड़पति, इतने सालों के बाद फिर से आप उसको होस्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ। और साथ ही साथ दुगनी खुशी है कि आपका जन्मदिन भी है। हाँ, 11 अक्टूबर को उन्होंने ये निर्धारित किया है कि उसका पहला ब्रॉडकास्ट होगा। अब ये उनका निर्णय है, उसमें मैं क्या कहूँ। फिर से उन्हें बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा सोचा। जन्मदिन तो आते रहते हैं, लेकिन हाँ, इस जन्मदिन, इस 11 अक्टूबर को पहला ब्रॉडकास्ट जो है कौन बनेगा करोड़पति का होगा। तो जन्मदिन पे सर अब हर साल आप जन्मदिन अपने ढेरों फैंस के साथ मनाते हैं, तो क्या लगता है सर हर बार जो है जब इतनी खुशी होती है, इतने लोगों के सामने देखते हैं, आप घर के सामने लोग खड़े हैं, आपके नारे लगा रहे हैं, आपको देखने के लिए लाठीचार्ज हो जाता है लोगों के बीच में, क्या फीलिंग आती है सर अभी भी? ये उन लोगों का स्नेह और प्यार है। इतने सालों से, 40 वर्ष से ज़्यादा हो गए हमें फिल्म इंडस्ट्री में, और इतने वर्षों के बाद भी उनका स्नेह और प्यार हमारे साथ है। इसको तो अपना भाग्य ही कह सकता हूँ, ईश्वर को कृपा दे सकता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद कह सकता हूँ, और जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ इतने वर्षों दिया है। जब भी हो सकता है हम अपने जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, उनसे जाकर के मिलने का प्रयत्न करते हैं और थोड़ा बहुत समय उनके साथ बिता लेते हैं। इस वर्ष भी अगर कुछ लोग आएंगे तो उनसे हम मिलेंगे। सर ये आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, माता पिता का जो दुआएं होती हैं वो हमेशा काम आती हैं। बिल्कुल। तो याद है जब आप चले थे इलाहाबाद से, तो उस टाइम पे माता पिता ने क्या कहा था? उस समय तो कोई इरादा नहीं था फिल्मों का। तो जब मैं, उसके बाद हमारा बाबूजी का तबादला हो गया था, वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली से जब मैं चला था और जब मैंने ये कलकत्ते में नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आया, तो जब मैंने उनसे व्यक्त किया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, तो उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं था कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी काम करना है उसमें मन लगा करके करो बस। और जन्मदिन पे बाबूजी क्या या माताजी कुछ खास देती थी आपको, या कुछ खास पकवान बनते थे आपके लिए? स्नेह और प्यार, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए माता पिता से। उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद बना रहे, बस यही इच्छा रहती है हमारी। कुछ और इच्छा नहीं होती, कुछ मांगे पिताजी से और क्या वो मांगे, चीज़ उनका आशीर्वाद मिल गया, उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? नहीं, बचपने में सर? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप बोलते थे, कभी हमने सुना आपको कि बचपन में एक पेंसिल और रबड़ मिल जाता था, वो भी बहुत मायने रखता था। क्योंकि हम अभी भी बहुत मायने रखता है, उनके हाथ से कुछ भी मिल जाए बहुत मायने रखता है। इसमें तो कोई शक नहीं सर। जी जी जी, माता पिता के हाथ से कुछ भी मिल जाए। बाबूजी की जाहिर सी बात है हर साल बाबूजी बहुत याद आती होगी, ख़ासतौर ऐसे मौक़ों पे, तो उनकी कौन सी चीज़ आपको बहुत याद आती है? मतलब एक कोई बहुत ख़ास जिससे वाकई सोचने के बाद बड़ा दिल को सुकून मिलता हो या दिमाग को बहुत सुकून मिलता हो? अब सारा जीवन उन्होंने समर्पित किया है अपने लेखन के ऊपर। उनका लेखन पढ़ लेता हूँ, उनके साथ समय बिता लेना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सर आज केबीसी में अगर बोला जाए तो एक तो आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी, उसके अलावा उसके आपकी आवाज़ दुनिया पे हर कोई उसके लिए दीवाना है। लेकिन कभी याद आता है सर, कभी AIR में आप गए थे और वहाँ पे बोला गया था नहीं वो आवाज़ नहीं चलेगी? वो हो गया, वो बात हो गई। उनको उस समय हमारी आवाज़ पसंद नहीं आई, ठीक है, उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। कोई उनके वजह होगी, कोई कारण होगा, ठीक नहीं लगी होगी उनको। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ, जो होता है अच्छे के लिए। वरना अगर आप AIR में होते तो शायद वहीं आप फंस जाते। ये तो कहना मुश्किल है, क्या होता है, बहरहाल जो हुआ सो हुआ। केबीसी की बात है, केबीसी सर इस बार जो है लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग धमाल होने वाला है, बच्चन साहब क्या सोच रहे हैं? बेसिक फॉर्मेट जो है वो वैसे ही है। कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन है, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बता ही दिया था। 15 प्रश्नों के बजाय अब 12 प्रश्न होंगे, तो बहुत जल्दी आप 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। और जो हमारी लाइफ लाइन्स है उसमें 2 परिवर्तन है। ऑडियंस पोल और फोन अ फ्रेंड वैसा ही है। एक एक्सपर्ट एडवाइस का लाइफ लाइन है, एक एक्सपर्ट होंगे स्टूडियो में जिनसे जो कंटेस्टेंट है वो लाइफ लाइन अगर इस्तेमाल करेगा तो उनसे राय ले सकते हैं कि ये हम सही प्रश्न का उत्तर बताइए। और चौथी लाइफ लाइन है डबल टिप, यानी एक ही प्रश्न के आप 2 बार उत्तर दे सकते हैं। एक बार अगर आपका गलत हो गया तो दोबारा उसी प्रश्न पे आप एक और चॉइस दे सकते हैं। और फिर हमारा जैकपॉट प्रश्न है 13वां प्रश्न, जो कि 5 करोड़ रुपए का। वो भारतीय इंडियन टेलीविज़न के इतिहास में शायद इतनी भारी रकम पहले कभी नहीं लिखी गई है। और 5 करोड़ रुपए जो है वो 60 मिनटों के अंदर 5 करोड़ रुपए जीत लेना, ये कोई मामूली बात नहीं होती। सर जैकपॉट जो आपने बात करी, तो कौन बना करोड़पति जो है कई लोगों के लिए जैकपॉट साबित भी हुआ, आपके लिए?
हाँ, मेरे लिए अगर वो जीतते हैं तो हमें खुशी होती है। नहीं, आपके लिए साबित हुआ कभी जैकपॉट ये कन्वर्ट करोड़पति? क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो एक टीवी की एक नई पारी आपने शुरू करी, और सबसे बड़ी बात है कि टीवी पे उस टाइम पे कोई सुपरस्टार आने को तैयार नहीं था, लेकिन आपने किन्हीं हालातों अब में ये शुरुआत की। एक मौका मिला, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। इस इरादे से तो किया नहीं था कि ये कोई अलग चीज़ हो रही है, और ना ही मैंने कभी चाहा प्रोत्साहित किया कि और भी जो मेरे सह कलाकार हैं वो भी जाएं। वो आते हैं, अच्छा है, और भी आना चाहिए। बहुत से अभी साथ हमारे साथ कर रहे हैं, अक्षय कुमार हैं, सलमान खान हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, ये सब शोज़ कर रहे हैं, अच्छा है, और को भी आना चाहिए। शाहरुख भी आए और गोविंदा भी आए, अनुपम खेर ने भी किया, माधुरी जी ने भी किया, मनीषा कोइराला ने किया, तो ये सब अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारा ये काम ही ऐसा है। लेकिन याद है उस टाइम पे घर वालों ने मना किया था, कि कहा था कि नहीं आप कर सकते हैं ये उनको लगा कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ, बड़े पर्दे से हम एकदम छोटे पर्दे पे जा रहे हैं, शायद ठीक नहीं होगा, ये ऐसी उनकी धारणा थी। तो उसके बाद जब चले गए तो चले गए। सर आपको पता है इलाहाबाद में आपके नाम की एक सड़क भी है? ये मुझे पता चला, वो कंटेस्टेंट जो आए थे हमारे, उन्होंने बताया। इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं था। जाऊँगा कभी तो वहाँ देखना चाहूँगा। सब वो याद आती हैं गलियाँ, वो घर? वो सब क्यों नहीं साहब, पूरा बचपन हमारा वहीं बीता। कुछ दोस्त हैं पुराने वहाँ के जो कभी? हाँ, वो मिलते रहता हूँ मैं उनसे। हमारे पुराने मित्र हैं जो हमारे स्कूल के हैं, उसके बाद नैनीताल में जो हमारे साथ पढ़ते थे वो सब हमारे साथ थे, वो अभी भी मिलते रहते हैं, वार्तालाप होती रहती है। सर एक चीज़ देखा, जब भी कोई बहुत देश के ऊपर कोई बात आती है तो इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे पहले एक होकर सामने आ जाती है। जैसे अभी अयोध्या वर्डिक्ट पे बात करें तो बॉलीवुड के बहुत सारे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आए, उन्होंने अपील करी, चाहे प्रियंका हो, चाहे रणबीर हो, चाहे संजय दत्त हो। आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सहमत हूँ मैं जो वो कह रहे हैं। कोई भी मज़हब जो है वो ये नहीं सिखाता कि आप लड़ाई झगड़ा करें, वायलेंस करें, हिंसा करें, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। और मैं तो चाहूँगा कि अमन और शांति बनी रहे। देश का नियम है कि हमें जो संवैधानिक तौर पे कोर्ट में जाना पड़ रहा है, ये तय हो गया है कि कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा उसे हमें मानना चाहिए, और किसी भी प्रकार की हिंसा या कोई ऐसा काम करें जिससे देश को नुकसान हो, देश की जनता को, आम आदमी को नुकसान हो, इससे दूर रहें। क्या फिल्म इंडस्ट्री हमेशा एकजुट रही है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एक तरह से जिस तरह का सेकुलरिज्म हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, उसके नमूने जो है आपको बहुत कम दिखाई देंगे। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि जब हम किसी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम ये कभी पूछते नहीं कि हमारे बगल में जो बैठा है वो हिंदू है या मुसलमान है या किस रंग का है या किस जाति का है। हम तो सब वही चीज़ देखते हैं, उसी गाने को गाते हैं, एक ही मजाक के ऊपर हंसते हैं, जब कोई इमोशन होता है तो एक साथ रोते हैं। कहाँ उदाहरण मिलेगा आपको एक ही कमरे के अंदर, एक सिनेमा हॉल के अंदर, जात पात के बंधन को दूर करके उसी चीज़ को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसकी मज़ा लेते हैं। ऐसा उदाहरण आपको कम मिलेगा। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि राष्ट्रीय एकता का ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारा जो इस सिनेमा हॉल है। सर क्या मानते हैं कि बहुत जिम्मेदार इंसान होने के नाते इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान के किस तरह का वर्डिक्ट लाना चाहिए, लोगों को किस तरह उसको पूरी तरह एक्सेप्ट करना भी चाहिए? ये जो भी अब जो भी न्यायालय जो भी अपना वर्डिक्ट देगा उसका पालन करना चाहिए। सर ये दुआ करेंगे ये साल आपके लिए जो और भी बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। चलते थे और भी पूछने से थोड़ी सी कि इस साल आपकी और कौन कौन सी फिल्म है? अभी तो बस शुरू होने वाली है, अगले महीने से राजकुमार संतोषी की है, उसके बाद आरक्षण है प्रकाश झा का, पुरी जगन्नाथ की फिल्म है बुढ़ा, बाल्की की फिल्म होगी, हो सकता है एक दो फिल्में और, राकेश मेहरा की एक प्रोड्यूस की हुई फिल्म है वो होगी। धीरे धीरे काम शुरू करेंगे। सर लोग कहते हैं कि बच्चन साहब का जो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रुझान होने लगा है, क्या ऐसा है? रुझान मतलब मैं जाने वाला हूँ, मतलब थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लेने लगे पॉलिटिक्स में? क्या है, बिल्कुल नहीं। राजनीति छोड़ दी एक बार हमने, कई बार कहा आपको, अब नहीं जाएंगे वहाँ। जया जी अगर कहीं तब भी नहीं जाएंगे? नहीं। कहती हैं कभी आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, लेकिन वैसे हमको ऐसा लगता है या सभी का ये मानना है कि आप जैसे एक जिम्मेदार इंसानों को आना चाहिए पॉलिटिक्स में और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो चीज़ हमें आती नहीं है वो हम करना नहीं चाहते, हमें नहीं आती राजनीति, उससे हमने हार मान ली है और अलग हो गए। चलिए सर, हम ये दुआ करेंगे ये साल आपके वाकई बहुत और खुशगवार निकले। सब बात करने में बहुत शुक्रिया। थैंक यू।